बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या क्या चीज़ें कवर कर चुकी हूँ। आज का हमारा एजेंडा क्या है? तो हमारे पास सिलेबस के अंदर क्या क्या है? हमारे पास सिलेबस के अंदर इंग्लिश है 20 मार्क्स की, और 80 मार्क्स का है हमारे पास प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है? सबसे पहले आपने इनकम टैक्स पूछा हमसे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2002 बोला था, उसके हमने तकरीबन सारे के सारे एमसीक्यूज कर लिए। वरना इसका अगर नहीं है तो लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। इसके बाद सेल्स टैक्स था। सेल्स टैक्स हम तकरीबन 50% मोर क्या कर चुके हैं, इसके एमसीक्यूज कर चुके हैं 1990 के। 50% इसको कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एफईटी है। एफईटी हम लोगों का थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन बाकी हम इंशाल्लाह एक दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे इसको। देन हमारे पास एक फिस्कल पॉलिसी, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ एफबीआई। ये तीन चीजें क्या हमारे पास रहती हैं, जिनको हमने बिल्कुल भी अपने टच नहीं किया था। फंक्शनल अभी फिर भी हम थोड़े बहुत पढ़े हैं पुरानी वीडियोस में। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी, जो कम से कम 10% तो क्या देगी, आपको नंबर दिखा के छोड़ेगी। तो ये क्या करना है आपको, 10% फिजिकल पॉलिसी तो हमें कवर करना है कि हम 10% कम से कम नंबर गेन कर सकें 100 नंबर में से। बाकी इस 20 में से क्या करा है हम लोगों ने, अच्छा खासा कवर करने की कोशिश की है। तो इसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देखना वीडियो वगैरह। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल पॉलिसी। अच्छा, तो हमें दो पॉलिसीज वगैरह क्या करती है, मुल्क में रन कर रही होती है। एक फिजिकल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी है। अब फिजिकल पॉलिसी किसको डील करती है? फिजिकल पॉलिसी डील कर रही होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज को। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ द स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। फिजिकल पॉलिसी किससे डील करती है? स्पेंडिंग से और टैक्सेशन से। टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, तो क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके इकोनॉमी के अंदर। इट इज यूज एज द एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। और ये करने, महंगाई कम करने के चक्कर में क्या करती है, ये काम आ रही होती है फिजिकल पॉलिसी। ये डील किससे करती है? स्पेंडिंग से और टैक्सेशन से। तो ये दो पॉइंट तो, या ये एक पॉइंट तो क्या हो गया एमसीक्यू तक यार, ये फिजिकल पॉलिसी डील किससे करती है? स्पेंडिंग से करती है, और आपके पास किससे करती है? टैक्सेशन से करती है। इट इज यूज टू यूज एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। उसके लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी डील किससे करती है? मॉनेटरी पॉलिसी डील करती है सप्लाई ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट से। ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, लेकिन ये डील कर से कर रही होती है, ये इंटरेस्ट रेट से डील कर रही होती है और सप्लाई ऑफ मनी से डील कर रही होती है कि किस तरह मार्केट में ऊपर नीचे करने से इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगी, कम हो जाएगी। तो ये यहाँ कौन देखता है? मॉनेटरी पॉलिसी देखती है। और स्पेंडिंग फिजिकल पॉलिसी के समझो बजट, एक तरह से बोल सकते हैं इसको, कि बजट में क्या होता है कि कितने पैसा आया कितने पैसा गया। तो जो पैसा आएगा वो टैक्सेशन से, जितना पैसा जाएगा वो स्पेंडिंग से। हमारे पास फिजिकल पॉलिसी के अंदर, अगर विजिबल नहीं है थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा भाई, अब फिजिकल पॉलिसी की कितनी टाइप्स होंगी? फिजिकल पॉलिसी के हमारे पास तीन टाइप्स है। पहली का नाम क्या है? न्यूट्रल पॉलिसी। सेकंड का नाम है हमारे पास एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। और थर्ड का नाम है हमारा कॉन्टेशनरी फिजिकल पॉलिसी। अब इसमें होता क्या है, तीन पॉलिसी है हमारे पास फिजिकल पॉलिसी, तीन होगी, न्यूट्रल, एक्सपेंशनरी और कॉन्टेशनरी। पहले के अंदर न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इक्वल टैक्सेशन। जितना गवर्नमेंट कमाती है उतना ही क्या करती है? स्पेंड करती है। तो इसको अगर रखें तो क्या होगा? स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू टैक्सेशन, कि जितना गवर्नमेंट कमा रही है उतना क्या कर रही है, हम लोगों पे खर्च भी कर रही है। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहलाती है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैलेंस बजट। बजट क्या है? बैलेंस में, कि जितना आप कमा रहे हो उतना क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो। तो ये बजट कौन सा हो गया आपके पास? बैलेंस बजट हो गया। तो पहली टाइप कौन सी थी? न्यूट्रल बजट की। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बराबर होती है किसके? टैक्सेशन के। इसको क्या 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 कहा जाता है? न्यूट्रल वो बैलेंस बजट भी कहा जाता है, कि आपकी टैक्सेशन जो है बराबर है आपकी स्पेंडिंग्स के। उसके बाद एक्सपेंशनरी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्सेशन। गवर्नमेंट क्या कर रही है? ज्यादा स्पेंड कर रही है जितना कमा रही है। तो इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे कि स्पेंडिंग जो है ज्यादा है किससे? टैक्सेशन से। स्पेंडिंग ग्रेटर देन टैक्सेशन। तो स्पेंडिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर पैसा क्या आपके पास 10 रुपीज हो, आप खर्चा कितना कर रहे हो? दो का 12 रुपए का, तो आप कितने में माइनस में चल रहे हो? आप 2 रुपए माइनस में चल रहे हो। तो इसको क्या कहेंगे? डेफिसिट कहेंगे।
अच्छा, इकोनॉमिक्स में हम क्या जबान यूज कर रहे होते हैं? अगर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं तो सरप्लस, अगर हम नेगेटिव में आ रहे हैं तो डेफिसिट। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पैसा आ रहा है, सरप्लस में अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लेट से कोई भी, अगर हम जैसे प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो हमें सरप्लस, अगर नुकसान हो रहा है तो डेफिसिट। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट स्पेंड करती है ज्यादा टैक्सेशन से, जितना वो कमा रही है उससे ज्यादा क्या कर रही है? खर्च कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि फिस्कल बजट क्या हो जाएगा? डेफिसिट में चले जाएगा। फिस्कल बजट का जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा। तो इट लीड्स टू क्रिएट फिस्कल डेफिसिट। ये क्या डील करता है? फिस्कल डेफिसिट क्या कर रहा होता है? क्रिएट करता है। तो कौन सा? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। स्पेंडिंग क्या होगी इसमें? ज्यादा होगी टैक्सेशन से। न्यूट्रल में क्या होता है? जितनी एक्सपेंडिंग करते हो उतनी आपके पास क्या होता है? टैक्सेशन होता है। उसके बाद एम क्या है इसका? गवर्नमेंट सीक टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट डिमांड क्या करती है? इंक्रीज करवाती है। इसको समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? स्पेंडिंग ज्यादा कर दी, फैक्ट्रीज वगैरह लगाई ताकि लोगों को क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट मिले। तो जब वो पैसा खर्चा करेगी, जब पैसा वो खर्चा कर रही है, स्पेंडिंग ज्यादा करेगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एक तो पहली बात आपके पास क्या हो रही है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जब लोग एम्प्लॉय होंगे, लोगों के पास पैसा आएगा जेब में, तो क्या करेंगे वो? अपने डिमांड भी बढ़ाएंगे। तो पूरे मुल्क की क्या होगी? डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो खर्च क्या करेंगे? तो मीन्स किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं बढ़ रही होगी। तो पैसा आएगा जेब में तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो डिमांड भी बढ़ रही होगी। इसके साथ साथ तो क्या होगा? फिर इसका मेन एम क्या होता है कि वो रिड्यूस कर दे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रिड्यूस करना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और एग्रीगेट डिमांड क्या करना है? इंक्रीज करना है। एग्रीगेट डिमांड को क्या करना है? इंक्रीज करना। तो ये हमने दो क्या पढ़ी? हमने टाइप पढ़ी फिस्कल पॉलिसी की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टेशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ गवर्नमेंट कमा ज्यादा रही होती है और खर्चा क्या कर रही होती है? कम कर रही होती है। जिससे फिस्कल क्या हो जाता है? आपके पास अपना सरप्लस में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो स्पेंडिंग है वो कम है। किससे? टैक्सेशन से। आपके पास खर्चा है 100 रुपीज का, 10 का, और आप कमा कितने रहे हो? 12 कमा रहे हो। तो मीन्स आप कितने में सरप्लस में आ रहे हो? अभी दो के क्या आ रहे हो? सरप्लस में आप आ रहे हो। तो अभी आपको फायदा है आपको। तो यहाँ भी यही बात लिखी है, टैक्सेशन इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इट लीड्स टू क्रिएट द फिस्कल सरप्लस। ये क्या करता है? फिस्कल को किस मिल जाता है? फिस्कल पॉलिसी को सरप्लस मिल जाता है। अब इसका एम क्या होता है? टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अब टू रिड्यूस इन्फ्लेशन के अंदर क्या लेके आए हम लोग? गवर्नमेंट लेस स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी, और रिड्यूस क्या हो जाएगी? इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब जैसे कि टैक्सेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। टैक्सेशन ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कम हो जाएगी। अब इन्फ्लेशन किस तरह से कम हो रही है यहाँ पे? टैक्सेशन ज्यादा करने की वजह से। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो डिमांड क्या करेंगे? अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड करेंगे क्या? तो इससे क्या होगी? आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। आपकी एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? स्पेंडिंग लेस कर रही है। आपके पास यहाँ पे स्पेंडिंग का वायर था गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग क्या कर दी? गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग जो कर दी वो क्या कर दी? कम कर दी। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? कमा ज्यादा रही है और खर्चा और खर्चा क्या कर रही है? कम कर रही है। तो किसी की अगर लेट से 10,000 रुपए की इनकम थी, तो उस पर अगर, सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है, होपफुली स्क्रीन आ गई होगी। अच्छा, अब क्या यहाँ पे स्पेंडिंग क्या कर रही है? कम कर रही है। और टैक्स क्या करती है? ज्यादा कर दिया। पहले टैक्सेशन था किसके? आपके पास 10% टैक्स लगता था। तो गवर्नमेंट के पास क्या करता? टैक्स कम था तो 1,000 पे लोग क्या करते थे? मतलब टैक्स को देते थे, एफडीआई को देते थे। बाकी 9,000 रुपए क्या होते थे उनके पास? यूज करने के लिए होते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? टैक्सेशन ज्यादा कर दिया। अब वो क्या करेंगे वो? अब लोग के 9,000 रुपए की डिमांड क्या हो जाएगा? हो गई, इंक्रीज हुई भी अभी हमारे पास। अब जैसे अगर रेट क्या हुआ? बढ़ के 30% हो गया। जैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बढ़ाया तो अब हम बंदा कितना टैक्स को डिपार्टमेंट को देगा? 3,000 रुपये। और खर्च करने के लिए कितना उसके पास? 7,000 रुपये। अब इससे क्या होगी? इसकी
स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसकी। ये खुद जो स्पेंडिंग करेगा क्या करेगा, कम करेगा। स्पेंड कम करेगा तो क्या होगी इसकी, मतलब इसकी जो डिमांड चल रही है मार्केट में, डिमांड जो होगी चीज़ों की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है जेब में। तो जब किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी तो उसकी क्या होगी, इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारे पास, इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये मेन पर्पस होता है क्या, कि टैक्स को बढ़ाने का, कि डिमांड क्या करनी है किसी चीज़ की, एग्रीगेटेड डिमांड क्या कर दो, कम कर दो। जैसे सिगरेट्स के ऊपर रेट क्या अब, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसका। ओके, मैं डिमांड की बात कर, डिमांड मतलब इलास्टिक डिमांड या इनलास्टिक डिमांड। तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है हमारे पास, कि अगर किसी चीज़ की डिमांड क्या इनलास्टिक है तो मीन्स कुछ भी कितने पैसे भी कर लो तो उसकी डिमांड क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था इलास्टिक इनलास्टिक का। तो हम पढ़ रहे थे क्या चीज़, कॉन्टेशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें क्या होती है, टैक्सेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पेंडिंग। तो और ये क्या करता है, फिजिकल बजट को क्या सरप्लस में लेके आता है। इसका इसका मेन रीजन क्या होता है कि आपको इन्फ्लेशन क्या करनी है, कम करनी है। इन्फ्लेशन क्या करनी है, रिड्यूस करनी है इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लेस स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड क्या डिक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी आपके पास, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस इन्फ्लेशन। तो इससे क्या आपने क्या बोला कि मोर टैक्सेस, मैंने बताया पहले कि टैक्सेस क्या करते हो, ज़्यादा बढ़ा दिया आपने। जैसे आपने टैक्स रेट बढ़ाया 10 से आप 30 पे लेके आए, आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इससे एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड टू रिड्यूस गवर्नमेंट डेट। तो इसके मेन दो रीजन है हमारे पास, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी, और टू रिड्यूस क्या करेगा, गवर्नमेंट टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेशन बढ़ा देगी। कॉन्टेक्शनल फिस्कल पॉलिसी हमने 3 पढ़ी हम लोगों ने। न्यूट्रल में क्या होता है, सेल्स, वो सेल्स टैक्स बोल रहा हूँ, कि स्पेंडिंग क्या होती है, बराबर होती है टैक्सेशन के। और इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट भी बोलते हैं। तो एक एक्सपेंशनरी पढ़ी हम लोगों ने, इसके अंदर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टैक्सेशन। तो ये आपका फिजिकल क्या आएगा, डेफिसिट में आ जाएगा। तो डेफिसिट में आ जाएगा, इससे क्या होगा, आपके पास मार्केट के अंदर पैसा आएगा, लोगों के पास स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट अगर की डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन क्या होगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होगी, महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा कॉन्टेशनरी में क्या पढ़ेंगे अगर, तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसमें सब सरप्लस में आती है, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा क्या करती है, कलेक्ट करती है, और खर्चा क्या करती है, कम करती है। जिससे क्या होती है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता टैक्सेशन बढ़ने की वजह से, उनके डिस्पोजल इनकम भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जिससे एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद टाइप ऑफ डेफिसिट्स, जो कितने टाइप के आपके पास क्या होंगे, डेफिसिट होंगे। ये तो हमने 3 टाइप पढ़ी थी किसकी, फिस्कल पॉलिसी की। अब बात करते हैं किसकी, डेफिसिट क्या होता है। अब डेफिसिट की में क्या है, कुछ टाइप्स है हमारे पास। टाइप्स ऑफ डेफिसिट क्या है, द बजट डेफिसिट। ये क्या होता है हमारे पास, इट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट्स रिसीव। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्यादा खर्चा कर रही है जितना वो रिसीव कर रही है, उसके पास टैक्स की मिकदार कम है, पर टैक्स क्या हो रहा है, कम कलेक्ट हो रहा है उसके पास, जितना वो क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट। तो आपके पास एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर लेट से आप 100 का कर रहे हो, आपके पास रिसीव कितना हो रहा है, आपके पास रिसीव हो रहा है 70 का, तो आप किस में आ जाओगे, आप 70 के डेफिसिट में आ जाओगे, 30 के क्या आ जाओगे, डेफिसिट में आ जाओगे। तो ये क्या आपके पास बजट डेफिसिट है। अब टोटल रिसिट क्या होती है, टोटल रिसिट्स में क्या क्या चीजें आ रही है हमारे पास, एक टैक्स नॉन टैक्स वाली बात आएगी। अब नॉन टैक्स में क्या होता है, फाइन होता है, डिस्पोजल, टैक्सेशन तो मैं पता है। नॉन टैक्स वाले में जैसे आपको टैक्स नहीं था लेकिन पेनल्टी लगा दी किसी पे, फाइन लगा दिया गया है, या कोई हम लोग किसी फीस भी चार्ज कर ली गई है किसी चीज की, तो वो क्या चीज़ है, नॉन टैक्स है। तो उससे हमारे पास पैसा आ गया, या बोरिंग कर ली हमने कहीं से, तो उसे पैसा वहां से आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है, दो चीज़ें टोटल रिसिट में, क्या ये दो चीज़ें आ रही है हमारे पास। अगर टोटल रिसिट कम हो रही है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो आप किस में चल रहे हो, आप बजट डेफिसिट में आ रहे हो, आप बजट डेफिसिट में क्या हो रहे हो, फॉल कर रहे हो। फिर सेकंड पे हम आते हैं, फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है हमारे पास, कि एक्सेस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल बजट रिसिप्ट,
एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अच्छा, फिजिकल बजट क्या होता है? बोरिंग मत करो जितना, लेकिन उसके अलावा जितना आप रिसीव कर रहे हो, जितना पैसा टैक्सेशन से रिसीव कर रहे हो बोरिंग के अलावा, वो क्या हो आपके एक्सपेंडिचर से क्या हो कम हो रहा। यहाँ पे टोटल रिसिट के अंदर बोरिंग भी आ रही थी कि आप जितना आप उधार ले रहे हो और जितना आप कलेक्शन कर रहे हो, तो ये दो पैसा आपके, दो टाइप का पैसा आपके पास आ रहा है। लेकिन आपके इसमें मिलाकर भी क्या कर रहे हैं, आप स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हो, तो आप कौन से डेफिसिट में चल रहे हो? बजट डेफिसिट में चल रहे हो। लेकिन फिजिकल डेफिसिट कौन सा कहलाएगा? जिसमें आपके पास बजट क्या हो, बजट ज्यादा हो, लेकिन किससे ज्यादा हो? सिर्फ और सिर्फ बजट रिसिट से। बजट रिसिट कौन सी होगी? जिसमें से हमारे पास क्या बोरिंग शामिल ना हो, नहीं होगी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होगा। तो फिजिकल डेफिसिट कौन सा है? बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किससे? टोटल बजट रिसिट से, जो एक्सक्लूडिंग कर रही है बोरिंग से। उसके बाद नीचे बात आते हैं, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है पीडी? के डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेड by the government of loan obtained in the past, and it indicates that the government borrowings are utilized to pay the interest on loan rather than the capitalized expenditure. अच्छा भाई, इसको समझते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं एक दफा इसको, कि डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेड। डिफरेंस किसका? फिजिकल डेफिसिट का, जो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है आपके पास, और द करंट टैक्स ईयर, और इंटरेस्ट जितना क्या कर रहे हो आप पे कर रहे हो। जो फिजिकल डेफिनेट में बोरिंग तो आनी थी, लेकिन जो पहले आपने पास में जो अपने लोन लिया होगा, ये बोरिंग जो है, ये वाली जो की होगी, इसका आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा आपके पास? प्राइमरी डेफिनेट कहलाएगा। कि बाय द गवर्नमेंट ऑफ लोन ऑब्टेन द पास, लोन क्या लिया हो? पास में लिया हो, क्योंकि अभी तो आप अगर फिजिकल बजट डेफिनेट से कंपेयर करोगे, फिजिकल डेफिनेट में तो बोरिंग है ही नहीं आपके पास, ये क्या हुई हुई है? एक्सक्लूड हुई हुई है, एक्सक्लूड हुई हुई है। तो लोन का लिया होगा आपने, पास में लिया हुआ। It indicates that the government borrowing are utilized to pay the interest on loan rather than on capital expenditure। उन्होंने ऐसी जगह जब इन्वेस्ट किया कि पैसा यहाँ से क्या मिले? इंटरेस्ट मिल सके, rather than capital expenditure। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड। तो इसका आंसर भी किसमें आना चाहिए? इसका आंसर भी माइनस में आना चाहिए, कि फिजिकल डेफिसिट भी कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है। और इंटरेस्ट पेड भी आप माइनस पे कर रहे होगे, वो भी क्या आप पे ही कर रहे हो, आपके पास से पैसा जा रहा है, तो आप किस में आ जाओगे? माइनस में आ जाओगे, प्राइमरी डेफिसिट। ओके, उसके बाद हम लोग 3 नंबर डिस्कस किए। फिर हम आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पे, कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या मतलब? कि इट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ज्यादा हो किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट में क्या पढ़ी? टैक्स रेवेन्यू पढ़ा, नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ा, ऊपर जो हमने बात की। तो ये क्या क्या चीज आती है इसके अंदर? इनकम टैक्स आ जाएगा, कस्टम आ जाएगा, ड्यूटीज आ जाएगी, सेल्स टैक्स, एफडी, सब जो कमा रहे हैं। तो ये खर्चा कहाँ पे कर रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंडिचर कट कर रहे हो, कौन सा? सैलरीज पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, पेंशन वगैरह पे। दे आर रिकरिंग इन नेचर, ये क्या रिकरिंग इन नेचर में जो देना है आपको? इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, ये क्या करती है? कोई गवर्नमेंट में एक एसेट बना के नहीं दे रही है आपको, ये डज नॉट क्रिएट एन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो चार हमने बातें पढ़ी यहाँ पे, कि डेफिसिट के कितने टाइप्स है हमारे पास? बजट डेफिसिट, जहाँ पे क्या होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी, वो स्पेंडिंग ज्यादा होगी रिसीव से, और टोटल रिसीट आ जाएगी इसके अंदर। फिजिकल डेफिसिट के अंदर क्या होगा हमारे पास? एक्सक्लूडिंग बोरिंग की बात करेगा। इसके लिए प्राइमरी डेफिसिट में क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट क्या होगा? और डिफरेंस चेक करेंगे, जो इंटरेस्ट पेड किया आपने, जो लास्ट ईयर हमने लोन लिया था। और रेवेन्यू डेफिसिट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेवेन्यू रिसिप्ट।
तो ये बात फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट थी, ऊपर वाली इंपॉर्टेंट थी हमारे पास, और जब नीचे हम पढ़ रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, गौर से सुनना हमें। अब जो हमने टैक्स कमाया है, जो भी हमने टैक्स कमा रहे हैं, ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हमें फेडरल गवर्नमेंट की, टैक्स जितना भी कलेक्शन हुआ है हमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। तो फेडरल गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू, और फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से कमा रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से कमा रही है, फाइन से कमा रही है, या कोई फी वगैरह लगा दी है उससे, तो क्या वहां से कमाएगी। और टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल पोल बोलते हैं, डिविजिबल डिविजिबल पूल। इसके अंदर क्या क्या चीज आ रही होती है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास आएगा सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, excise duty, import duty, export duty or any other tax levied by the federal government। जो क्या कर दे, ऐसा कोई टैक्स जो लेविट कर दे, कौन लगा दे, कौन इम्पोज कर दे, फेडरल गवर्नमेंट। ये इनकम टैक्स वगैरह, और नॉट इंक्लूड गेट सरचार्ज। अच्छा, गेट सरचार्ज को छोड़ के क्या है, सब चीजें क्या है, डिविजन पोल का पार्ट है, नॉट इंक्लूडेड गेट सरचार्ज। तो ये पॉइंट आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिविजन पोल। तो क्या है, गेट सरचार्ज। तो फेडरल गवर्नमेंट दो जगहों से कमा रही है आपके पास, टैक्स रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर रही है और नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद पाकिस्तान इज द फेडरल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान की एक फेडरल डेमोक्रेसी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल डेफिसिट, सॉरी फिजिकल रिलेशनशिप अब क्या करना है, मेंटेन करना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एनएफसी सिस्टम बस। अच्छा, ये तो क्या करना है आपको, जो टैक्सेस जो मिला है आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपको, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। तो एक आता है हमारे पास एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन तो इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, नेशनल फाइनेंस कमीशन सेटअप अंडर द 160 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेट किया गया आइन के अंदर था, कौन सा आइन है, 1973 के अंदर जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, उसका आइन कौन सा है, आइन नंबर 160। एक्चुअली बदला हो रहा है तो सर में दर्द हो रहा है, बहुत सारा बात हो रही है, ये बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। कि भाई एनएफसी सेटअप किया गया था आर्टिकल नंबर 160 के तहत, कौन किसका, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। एनएफसी बोले तो नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन मैंडेट टू इस डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है करती है। इससे इससे तहत क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसको, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। अब ये पहला एनएफसी अवार्ड कब आएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट एनएफसी अवार्ड कब अनाउंस हुआ था, 1974 के अंदर। पहला एनएफसी अवार्ड कब आया था, 1974 के अंदर। और लास्ट टाइम जो एनएफसी अवार्ड वो अनाउंस हुआ था वो कब हुआ, 2010 के अंदर हुआ है। तो पहला कब हुआ था हमारे पास, 1974 के अंदर हुआ है, और लास्ट कब हुआ है, लास्ट टाइम एनएफसी अवार्ड कब अनाउंस हुआ था, 2010 के अंदर। तो ये बात पूछी जाने वाली बात है कि एनएफसी अवार्ड पहला कब आया था हमारे पास, 1974 के अंदर, और लास्ट टाइम कब आया था, अभी आखिरी दफा कब आया है, 2010 के अंदर। और ये जो एनएफसी जो है ये कौन से आर्टिकल के तहत स्टैब्लिश किया गया था, आर्टिकल नंबर 160 ऑफ किसका, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का, 1973। अच्छा, ये पॉइंट कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी पूछ सकता है बंदा। तो हमारे कितने कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं, हमारे पास कितने कॉन्स्टिट्यूशन आए अभी तक, 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हमारे पास। पहले का नाम क्या था, 1956 था। उसके बाद हमारे पास 1962 में आया, और लास्ट वाला जो है हमारे पास वो कब आया, 1973 के अंदर। ये कौन लेके आए थे, ये लेके आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब लेके आए थे, ठीक है। इसकी डेट क्या थी, 14 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1973 जुल्फिकार अली भुट्टो साहब लेके आए थे इसको 1973 के अंदर, 14 अगस्त के दिन, ठीक है। और ये क्या था, बाय कैमरल था, ये बाय कैमरल सिस्टम था इसके अंदर। सी बात है, थोड़ी सी थी। अच्छा, उसके बाद अब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी किस तरीके से, 2 तरीकों से, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। अच्छा, तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास से एक 100% का अमाउंट दिया गया है, 100% आपके पास अमाउंट आ रहा होगा कोई, तो उसका तो उसका कितना कितना परसेंट क्या होगा, डिवाइड होगा यहाँ पे हमारे पास। तो डिविजन में क्या आएगा, ये फेडरल गवर्नमेंट है हमारे पास, और ये क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट को कितना दिया जाएगा, 42% ऑफ द 42.5% दिया जाएगा टोटल अमाउंट का, 100% का।
और बाकी कितना परसेंट जाएगा, 57.5% का जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों के पास आएगा। तो हमारे पास जितना भी अमाउंट होगा, जितना भी ग्रॉस अमाउंट होगा, टोटल रेवेन्यू होगा, उसका कितना परसेंट, 42.5% जो है, 42.5% जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, 57.5%, 57.5% जाएगा फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। तो ये पॉइंट भी क्या हो सकता है, एमसीक्यू में टेस्ट हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान 42.5 जाएगा फेडरल के पास, और प्रोविंशियल के पास जाएगा 57.5%। अब जो 57.5 जो आया हमारे पास, 57.5 जो आ रहा है, अब 57.5 भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा वर्टिकली। इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एलोकेशन ऑफ डिजिबल कोल किस तरीके से, आपके पास कौन कौन से सूबे हैं, पंजाब है आपके पास, सिंध है आपके पास, केपी के है, और आपके पास क्या है, बलूचिस्तान है। तो इनको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस 57% जो अमाउंट आएगा उसको कितना देगा, उसको 51.74 रुपीज कहाँ जाएंगे हमारे पास, यहाँ जाएंगे, परसेंट यहाँ पे आएगा। सिंध का कितना हो जाएगा, 24.55% यहाँ पे आएगा हमारे पास। और केपी का कितना आएगा, 16.60%, और बलूचिस्तान का कितना आएगा, 9.09%। तो ये रेट्स क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि फेडरल गवर्नमेंट को कितना दिया जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट को दिया जाएगा हमारे पास से, फेडरल गवर्नमेंट को कितना दिया जाएगा, 42.5%, और 57.5 किसको दिया जाएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिल रहा है उसका 50% कितना दिया, 57.4574 दिया जाएगा किसको, पंजाब को। सिंध को दिया जाएगा 24.55। इसके अलावा और 14.62 दिया जाएगा केपी को, और बलूचिस्तान को दिया जाएगा 9.09। ये परसेंटेज याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको अमाउंट दे दिया जाए उसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम एक सपोज करते हैं कि हमारे पास एक अमाउंट आता है 100 रुपीज का या 1000 का। तो इसमें से 42.5% किसको जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट को। और हमारे पास जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको जाएगा हमारे पास कितना परसेंट, 57.5%। ये बात यहाँ पड़ी हम लोगों ने। तो अगर 1000 का मैं निकालू कितना परसेंट, 52.5%, तो कितना आएगा, 425 रुपये। और 1000 का निकालू 57.5%, तो कितना आ गया हमारे पास, 570 500 ठीक है। तो ये क्या है हमारा फेडरल गवर्नमेंट। अब जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिसीव किया ये अमाउंट, उसके बाद लेट्स से रुपीज, मिलियन कर लो, रुपीज कर लो तो के लिए। अब ये अमाउंट जो रिसीव हुआ इसके अंदर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। किस किस को जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन, पंजाब को जाएगी, सिंध को जाएगी, केपी को जाएगी, और बलूचिस्तान को जाएगी। अब केपी का जो है हमारे पास, सॉरी पंजाब का जो है हमारे पास, कितना परसेंट जाएगा, पंजाब को हम देंगे कितना परसेंट, 51.74% किसको जाएगा, पंजाब को जाएगा। सिंध को कितना जा रहा होगा, 24.55% जाएगा, सिंध को जाएगा। केपी को जा रहा होगा 14.62%, और बलूचिस्तान को जा रहा है हमारे पास 9.09%। तो अगर हम लगाए डायरेक्ट, तो हमें क्या करना है, हमें इसी अमाउंट को क्या करना है, इसी अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, कि 575 मल्टीप्लाई बाय 51.74%। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 575 मल्टीप्लाई बाय 51.74। तो ये आ गया हमारे पास कितना अमाउंट, 297.5। उसके बाद 275 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 24.55 के साथ। तो 24.55 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 141.2। केपी के से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो कितना आया, 14.62%। तो ये आ रहा है हमारे पास 84। और बलूचिस्तान से किया हम लोगों ने 9.09, तो ये आ रहा है हमारे पास 52.3। इन दोनों इन चारों को सम करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपके पास, ये अमाउंट आ जाएगा 575 रुपीज।
तो ये रेट्स इनके याद करने, अगेन एक दफा पढ़ लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का 42.5% है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 57.5%, सबसे आसान है बलूचिस्तान का 9.09। उसके बाद अगर सिंध की बात करें तो 24.55, फिर सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा इसका, होगा तो 51.74 किसका है, पंजाब का है। केपी के दरमियान ही है, तो केपी के आवाम ज्यादा है, तो क्या होगा इसका, बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, लेकिन इसका इसमें रिहायशी लोग क्या है कम है, पॉपुलेशन कम है सबसे ज्यादा, तो इसका कितना परसेंट है, सिर्फ 9.09%। केपी का कितना है 14.62%, 14.62%, तो आपको याद करना है ये। तो ये क्या थी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसके दरमियान, प्रोविंशियल की गवर्नमेंट के प्रोविंस के दरमियान, और हॉरिजॉन्टल में किसको करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान हम क्या कर रहे हैं, प्रोविंस के दरमियान फेडरल में, और प्रोविंसेस के दरमियान क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये क्या है हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हमारे पास फिस्कल डेफिसिट जो होता है, फिस्कल डेफिसिट जो होता है इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट किस टर्म में एक्सप्रेस होगा, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कितना परसेंट। अच्छा, ये बोल रहा है कि बजट 2021 जो है, बजट 2021 में कितना परसेंट था हमारे पास, 3.5% का जीडीपी था, 3.5% फिस्कल डेफिसिट था। अच्छा, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है, कि रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये क्या है फिजिकल बजट। इफ एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू, द लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन, इट लीड्स टू फिजिकल डेफिसिट, ये किस पे आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट पे आ जाएगा। ये रेवेन्यू ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर क्या होगा, सॉरी रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये किस पे आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट को लीड्स करेगा। तो हमने भी तो क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने भी बात पढ़ी, पॉलिसी पढ़ी कि फिस्कल पॉलिसी कितनी होती है, तीन टाइप की, न्यूट्रल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। उसके बाद हम लोग डेफिसिट के टाइप पे है, अब हम आते हैं बजट के टाइप पे। अब बजट क्या है, बजट, द बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेट्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये बजट क्या करेगा, शो करता है क्या चीज की, इनकम एक्सपेंडिचर पोजीशन क्या है गवर्नमेंट की किसके अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब तीन टाइप के क्या आपके पास बजट्स होते हैं, एक होता है बजट डेफिसिट, एक होगा बजट सरप्लस, एक होगा बैलेंस बैलेंस बजट। बैलेंस बजट हमने ऊपर पढ़ के आए कि इसमें क्या होगा, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर जो होगा बराबर होगा किसके, एस्टिमेट इनकम के। ये बजट बना रहे हैं, एस्टिमेशन होगी नॉर्मली, अभी तो अभी तक जिस साल का आगे साल का बजट बना रहे हो तो कितना पैसा हमें मिल जाएगा, इतना हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे, तो एक एस्टिमेट चल रहा होता है। तो बैलेंस बजट में क्या होता है, जितना आप एक्सपेंडिचर करोगे उतना क्या मिलेगा, आपको इनकम मिल जाएगी। सरप्लस बजट में क्या होगा, सरप्लस में आपकी इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम होगा, कि एक्सपेंडिचर इज लेस देन एस्टिमेट इनकम। इसके अलावा बजट डेफिसिट पे क्या, डेफिसिट की मीनिंग क्या होती है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगी और इनकम क्या होगी, कम होगी। तो ये हमने वैसे पढ़ चुके हैं। फिर की पॉइंट्स क्या होगा, ऐसे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए इसके अंदर, कि हमारे पास कि फिस्कल कि फाइनेंस मिनिस्टर एफएम प्रिपेयर द बजट एस्टिमेट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। प्रिपेयर कौन करता है, ये फेडरल अपना फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, इसको प्रिपेयर करता है। और एफएम क्या करता है, प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करता है कहाँ पे, इसको नेशनल असेंबली के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा प्रेजेंट करेगा कहाँ पे इसको, नेशनल असेंबली के अंदर। अच्छा, फिस्कल ईयर, ये फिस्कल ईयर ना, फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम द 1 जुलाई। कब से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। ये एक दो दफा पास पेपर में सवाल आ चुका है कि फिस्कल ईयर जो है स्टार्ट कब से होता है, तो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। द ओरिजिनल बजट इज कॉल्ड द बजट एस्टिमेट्स। जो ओरिजिनल बजट जो होगा क्या कहलाता है, वो बजट एस्टिमेट्स कहलाता है, बजट एस्टिमेट्स कहलाता है।
द बजट एस्टिमेट्स अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द फाइनली अप्रूव बाय द एनएफ। पहले क्या होता है, ये बजट एस्टिमेट्स कौन अप्रूव करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, वो फाइनेंस मिनिस्टर निकालता प्रिपेयर करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, उसको अप्रूव करती है। फाइनली कहाँ पे अप्रूव होता है, ये नेशनल असेंबली के अंदर अप्रूव होता है। नेशनल असेंबली में क्या होगा, ये अप्रूव होगा। उसके बाद हमारे पास कम दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास एमसीक्यूज है टोटल थोड़े से, तकरीबन ये 26 यहाँ लिखे हुए, 30-40 यहाँ होंगे। तो ये हमें करना है इंशाल्लाह। आज हम इसको फिजिकल पॉलिसी को में 10% क्या करोगे, आप इसको कवर कर सकते हैं पेपर के अंदर। 10 मार्क्स आप क्या करोगे, इससे गेन कर लोगे। मैं इसको 2 पार्ट्स में नहीं कर रहा इस वीडियो में, फिर बिला वजह के लिए एक को ढूंढने के लिए मैं दूसरा मतलब एक पढ़ लेते हैं तो दूसरी मिलती नहीं है, तो इसलिए सब एक साथ ही कर लेते हैं वीडियो के अंदर पूरा। अच्छा, तो उसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स को जूम करने की जरूरत है। अच्छा भैया, कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, कंपोनेंट्स या सेक्शंस बोलो किसको, फेडरल बजट के, कि उसके अंदर क्या होगी, रिसिप्ट होगी और एक्सपेंडिचर होंगे। ये मैं अच्छी बताता चलिए कि 2 कंपोनेंट होंगे, एक रिसिप्ट होती है, एक एक्सपेंडिचर होते हैं। हमारे पास एक्सपेंडिचर जो होंगे वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे पास, इसमें 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे पास, एक करंट एक्सपेंडिचर, एक होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर और एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर्स को पढ़ते हैं। करंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। डेवलपमेंट से मुराद ये क्या, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फंड एलोकेटेड फॉर द न्यू और द रनिंग प्रोजेक्ट्स। ये किसको एलोकेट किए जाएंगे, जो न्यू या नया नया जो ये चल रहे हैं जो प्रोजेक्ट वगैरह, उस पर क्या खर्चा किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा, सॉरी। और करंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चलेगा, सब्सिडीज वगैरह दे दी, या सोशल सर्विस दे दी, ग्रांट टू प्रोविंस दे दिया, डेब्ट सर्विसिंग दे दी, कि उसका आपने लेट से कोई प्रिंसिपल भी आपने रिटर्न करा है, उसको इंटरेस्ट भी दे रहे हो। और लॉ एंड अदर एंड पब्लिक, क्या लिखा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या लिखा, आई थिंक सैलरीज में चाहूँ, सैलरीज मैंने ऊपर लिखा चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक सैलरीज वगैरह हो जाएगी। इसके अलावा डिफेंस अफेयर्स वगैरह के, डिफेंस पे अपने को खर्चा किया तो क्या कहलाएगा, वो करंट एक्सपेंडिचर, डिफेंस लिखा हुआ है ये, एमसीक्यूज में आगे भी लिखा हुआ होगा एक डिफेंस नाम लिखा हुआ, डिफेंस। डिफेंस में हमने कोई खर्चा करा है वो आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी इसके अंदर, तो जो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दे रहे हो सब कहाँ पे, करंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इसमें 2 टाइप के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा, तो एक टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू हमने पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से देख लेते हैं कि इनमें फर्क क्या क्या है। हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स द करंट एक्सपेंडिचर एंड द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 2 टाइप के एक्सपेंडिचर है हमारे पास, दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। इसका टोटल रेवेन्यू मीन्स द बोथ कैपिटल एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। और नेट रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, कि टोटल रेवेन्यू माइनस प्रोविजनल शेयर। प्रोविजनल शेयर को माइनस करने के बाद जो शेयर बचेगा, जो रेवेन्यू बचेगा, कौन सा रेवेन्यू कहलाता है, नेट रेवेन्यू कहलाता है। और पब्लिक डेट कौन सी होती है हमारे पास, 2 टाइप की होती है, एक परमानेंट होती है, एक परमानेंट होती है, एक परमानेंट होती है और एक फ्लोटिंग होती है। तो 2 टाइप की क्या होंगी, पब्लिक डेट होगी आपके पास। 2 टाइप की क्या है, पब्लिक डेट है। ये एमसीक्यू मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पे, कि पब्लिक डेट कंप्राइजेस ऑफ मेनली डैश कंपोनेंट्स। तो कितने कंपोनेंट्स आपके पास, 2 कंपोनेंट्स हैं, एक क्या है परमानेंट और एक क्या है फ्लोटिंग। तो ये पॉइंट भी क्या जगह से क्लियर हो जाएगा। तो 2 टाइप की क्या होती है आपके पास, पब्लिक डेट होती है, परमानेंट और फ्लोटिंग। तो नॉन टैक्स, अच्छा कैपिटल रिसिट क्या होती है, कैपिटल रिसिट बोले तो कहाँ गया ये, इंटरेस्ट एंड द रिकवरी ऑफ लोन्स, पैसे आ गए, लोन्स मिल गया आपको, रिकवरी हो गई। सेविंग स्कीम्स, या परमानेंट एंड द फ्लोटिंग डेट। तो ये कौन सा क्या, ये क्या कहलाता था हमारे पास, अभी बात पड़ी इसकी, पब्लिक डेट कहलाती है। कि परमानेंट डेट, फ्लोटिंग डेट क्या कहलाती है, परमानेंट ओ पब्लिक डेट कहलाती है। तो कैपिटल रिसिट में आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद बस ये लास्ट रहता है, उसके बाद हम लोग इसमें आते हैं MCQs पे।
अब बजट 2021 एंड 2022। अब पेपर में ना एक बात उलझाएगी कि 2021 लिखा हुआ है, हम मैंने पढ़ा 2022 पढ़ा है, हम टेक्स्ट ईयर 2022 को फॉलो कर रहे होते हैं अभी इस टाइम पे। तो फिस्कल ईयर 2021 का मतलब है, 21 का मतलब है टैक्स ईयर 2022। ठीक है, तो इसके अंदर फिस्कल ईयर 2021 का मतलब क्या होगा, ये स्टार्ट होगा कब से लेके 2021 से लेके 2022 तक। तो और टैक्स ईयर 2022 का मतलब भी क्या होता है कि 2021 में स्टार्ट हुआ और 2020 में क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कब? 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, बजट 2021-2022। इंपॉर्टेंट फिगर्स वगैरह जो हमारे पास थोड़ी सी, वो यहाँ पे जॉट डाउन किए मैंने, ये बजट में से ही मैंने निकाली थी। तो अच्छा, ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल फिगर्स है हमारे पास। सोर्सेज क्या है इसकी, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 और 22 और बजट से निकाली गई है। तो बजट 2021-22 का बजट कितना, कितना बजट था हमारे पास? हमारे पास 2000 मतलब जो फिस्कल ईयर 2021 या टैक्स ईयर 2022 जो है, उसका कितना बजट है? 8487 बिलियन, 8487 रुपीज बिलियन क्या है हमारे पास बजट है। बजट कितने का था? 8487 बिलियन। 8487 बिलियन क्या करना है आपको, अमाउंट याद रखना है कि बजट कितने का था। 8487 बिलियन का क्या था आपके पास बजट था। आपका एक्सपेंडिचर भी कितना है, आपका एक्सपेंडिचर जितना आपका बजट था उतने आपके पास का टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना है आपके पास, 8487 बिलियन का क्या है एक्सपेंडिचर है। 8487 बिलियन का क्या है एक्सपेंडिचर है टोटल। और फेडरल रेवेन्यू नेट कितना मिल रहा है, फेडरल रेवेन्यू नेट कितना हो रहा है हमारे पास प्रोविडेंट शेयर को मिला हटा के, रेवेन्यू नेट हमने पढ़ा ऊपर के, प्रोविडेंट शेयर को हटा के कितना बन रहा है हमारे पास, 4797 बिलियन। अगर इसमें प्रोविडेंट शेयर मिला दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, टोटल नेट रेवेन्यू बन जाएगा, वो रेवेन्यू बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फेडरल रेवेन्यू चाहिए तो नेट रेवेन्यू बोलो उसको, तो क्या कितना है हमारा, 4497 क्या है बिलियन, 4497 क्या है हमारे पास फेडरल रेवेन्यू नेट। फेडरल नेट रेवेन्यू कितना है हमारा, 4497 बिलियन है। और टोटल एक्सपेंडिचर या बजट कितना है हमारे पास, 8487 बिलियन है। उसके बाद क्या है हमारे पास, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कितना, कितना है हमारे पास, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कितना है, 900 मिलियन का, 900 मिलियन। तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कितना है हमारे पास, 900 मिलियन का करना इस पे खर्चा है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कितना है, 900 मिलियन का। अच्छा, उसके बाद फिर रेवेन्यू रिसिट एफबीआई की कितनी हो रही है, 5829 मिलियन क्या है हमारे पास रेवेन्यू रिसिट है। रेवेन्यू रिसिट ऑफ एफबीआई कितनी है हमारे 5829 मिलियन, बिलियन सॉरी, 5829 बिलियन क्या आपके पास रेवेन्यू रिसिट है। रेवेन्यू रिसिट कितनी आ रही है, 5829 बिलियन की। और इसमें से नॉन रेवेन्यू रिसिट कितनी है आपके पास, 2.80 बिलियन क्या है आपके पास नॉन रेवेन्यू रिसिट है। तो ये फिगर्स हमें याद करनी पड़ेगी, मुश्किलें भी सारी सेम होंगी, लग रही होंगी उस टाइम पेपर में, क्योंकि यहाँ पे आपको 2080 का टारगेट, अगर 2060 भी करते तो हमें सेम लग रहा होगा। तो ये फिगर याद करनी है कि बजट कितने का होगा, 8487 बिलियन का। टोटल एक्सपेंडिचर भी कितने का, 8487 बिलियन का। फेडरल रेवेन्यू नेट कितना आ रहा है हमारे पास, 4497 का बिलियन का। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितना खर्चा करना है, 900 मिलियन का। फेडरल रेवेन्यू सेट कितनी है फेडरल की, 5829 बिलियन। और नॉन रेवेन्यू एसेट कितनी है हमारे पास, 2080 मिलियन, बिलियन सॉरी, बिलियन बिलियन, 2080 बिलियन क्या है आपके पास नॉन रेवेन्यू एसेट है। आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो आ रहा है कितने का, 8487 बिलियन का, इसका जो है 36%, जो इसका 36% जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है। यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है आपके पास, 3097 बिलियन के आपके पास इंटरेस्ट की पेमेंट है। 3059 बिलियन के आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट है। ये 36 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हमने डायरेक्ट 36 कर लिया इसको। तो
अगर पेपर में अगर ये ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन निकाल के दे, वो बोलेगा खुद लिख के दिखाओ, तो 36% निकाल देना किसका, 8487 का ही। तो ये 36 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम लोग ये कितना है ये बता देता हूँ, टोटल एक्सेप्ट पॉइंट कितना है। ये है 3059 डिवाइडेड बाई 8487, तो ये 36.04, तो इसलिए 36% कर लिया हम लोगों ने। तो कितना 36% क्या टोटल एक्सपेंडिचर है किसका, 36% क्या टोटल एक्सपेंडिचर का, इंटरेस्ट पेमेंट है सिर्फ और सिर्फ कितने, 3059 बिलियन रुपीज का क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट पेमेंट है खाली। उसके अलावा हम पे उधार है कितना, हम पे उधार है हमारे पास टोटल पब्लिक डेट कितनी आ रही है हमारे पास, 38,006 बिलियन की क्या हम पे पब्लिक डेट है, 38,006 बिलियन की क्या है पब्लिक डेट है हमारे पे। तो ये क्या पब्लिक डेट कितनी है, 38,006 बिलियन की क्या है हमारे पास पब्लिक डेट है, या टोटल लाइबिलिटी आप जिसको बोल सकते हो। उसके बाद टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना, 2000 फिजिकल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 का कितना था, 11.4, और 2021 का जो है वो एस्टिमेटेड है वो कितना है, 12.1। तो ये पूछ सकता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है इस फिजिकल ईयर का या फाइनेंशियल ईयर का, 2021 का एस्टिमेटेड, तो 12.4, और लास्ट ईयर कितना था 11, सॉरी लास्ट ईयर कितना था 11.4, और इस साल का कितना है 12.1, क्या एस्टिमेटेड है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल ईयर जो है, फिजिकल डेफिसिट जो चल रहा है हमारे पास लास्ट ईयर वाली बात कर रहा हूँ, ये वाली नहीं, लास्ट ईयर का है। तो कितना था -7 से, लेकिन अब क्या है हमारे पास -6.3 से क्या एस्टिमेटेड है। फिजिकल डेफिसिट कितना है हमारे पास 2021 से 22 तक का, माइनस का 6.3, -6.3%, और लास्ट ईयर कितना था -7%, -7% के लास्ट ईयर का फिजिकल डेफिसिट था, और इस साल का कितना है सिक्स माइनस का 6.3। जीडीपी रेशियो कितना है लास्ट ईयर का 11.4, और इस साल का कितना है 12.1। टोटल एक्सपेंडिचर कितना था हमारे पास, 8784 आई थिंक सो, नहीं 8487 बिलियन का क्या था हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर बजट था। इसका जो है हमारा 36% जो है 3059 जो है इंटरेस्ट पेमेंट है। पब्लिक सेक्टर रेवेन्यू पे कितना खर्चा हो रहा था, 900 मिलियन का, और रेवेन्यू रिसीट कितनी हो रही है आपके पास, 5089, 5829 क्या है हमारे पास रेवेन्यू रिसीट है, और नॉन रेवेन्यू रिसीट कितनी है 2080। ठीक है, उसके बाद फिजिकल डेफिसिट हमारे पास हो गया लास्ट ईयर का, स्क्रीन बड़ी करेंगे तो दिखेगा नहीं, लास्ट ईयर और ये करंट ईयर। तो करंट ईयर कितना है हमारे पास, -6.3, और लास्ट ईयर कितना 0.7। उसके बाद एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है हमारे पास, एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल का कितना आ रहा है हमारे पास, 3.94 की ग्रोथ कितनी होगी एस्टिमेटेड हमें जीडीपी के अंदर, जीडीपी बोलो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 3.94%, और एस्टिमेटेड जीडीपी इन अमाउंट कितना होगा, ये रेट में आई है हमारे पास, ये अमाउंट कितना आ रहा है 553,869 बिलियन। उनका मैं याद करना पड़ेगा वरना पेपर में होंगे। तो एस्टिमेटेड जीडीपी अमाउंट कितना है, 53,867 बिलियन, और 2021 से 22 तक का, और 2020 से 21 में कितना था 45.567 बिलियन का, 45,567 बिलियन का कितना था 2000 लास्ट ईयर था, और इस साल का कितना एस्टिमेटेड है हमारे पास, इस साल का एस्टिमेटेड कितना है 53.83867 बिलियन का था। अच्छा, जो इस साल जो बजट आया, जो चेंजिंग आई है बजट में 2020 से 21 के दरमियान जो चेंजिंग आ रही है टैक्स रेट में, क्या क्या चीजें हमारे पास, कि जो लोकल मैन्युफैक्चर कार जो है हमारे पास, उसका रेट क्या कर दिया गया है, उसका रेट जो है
12.5 कर दिया गया है। पहला कितना परसेंट था उसके अंदर? 17% था सेल्स टैक्स। अच्छा, लोकली मैन्युफैक्चर कार्ड जो है, क्योंकि ये प्रमोट करने के लिए मैन्युफैक्चर लोकली जो है हमारे मैन्युफैक्चर कार्ड जो है हमारे पास, उनको प्रमोट करने के लिए क्या कर दिया गया है, सेल्स टैक्स का रेट क्या कर दिया है, कम कर दिया गया है। पहले 17% था, अब कितना कर दिया गया है? 12.5% कर दिया गया है। न्यू रेट है हमारे पास। उसके बाद फिर 850 सीसी कार जो है इलेक्ट्रिक, वो क्या कर दिया? एग्जाम फ्रॉम एफईडी। 850 सीसी की जो कार होगी इलेक्ट्रिक कार जो होगी, वो क्या कर दी गई है? एग्जाम कर दी गई है एफईडी के। तो कोई पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी 850 सीसी की कार इलेक्ट्रिक वाली, तो क्या कर दी गई है? एग्जाम कर दी गई है फेडरल एक्साइज से। पहले क्या था हमारे पास? अच्छा, ये क्या हुआ? रेट बढ़ाए गए। कौन से रेट बढ़ाए गए हमारे पास? पहले क्या था हमारे पास कि 750 का जो अमाउंट था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल का, अगर यहाँ तक आपके पास अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे आपको बिल आता है आपके पास, तो आप कितना परसेंट सेल से चार्ज करते थे? ये लोग 7.5% क्या करते हैं? सेल से चार्ज करते हैं। अमाउंट कितना होता था? 7,500। वो 75,000 का क्या अमाउंट होगा डोमेस्टिक का? डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ना कि इंडस्ट्रियल की, ना किसी और चीज की। तो डोमेस्टिक के अंदर का बिल आता था 75,000 का या उससे ज्यादा का, तो उस पर रेट लगता था 7.5% का सेल्स टैक्स। लेकिन अब उसको रेट क्या कर दिया गया है? उसके नाउ रिड्यूस अमाउंट अमाउंट रिड्यूस कर दी गई है। कितने थे? 25,000। अगर आपका बिल 25,000 का आता था तो सेल्स टैक्स कितना लगेगा? 7.5% ही लग रहा होगा। तो ये याद रखना है हमें। ओके, पहले कितना था हमारे पास? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होता? 7.5% का पहले रेट था, पहले अमाउंट था हमारे पास 75,000 की लिमिट थी। अब कितना है? 25,000। उस पर लगेगा सेल्स टैक्स 7.5%। अभी कलेक्शन बता रहा है कि कहाँ कहाँ से कितनी कलेक्शन हुई है हम लोगों को। तो ये पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन द पाकिस्तान, देयर आर द थ्री मेजर सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। एग्रीकल्चर मतलब जो क्रॉप से, फिशरी से या फॉरेस्ट्री वगैरह से डील कर रहा होगा। इंडस्ट्री मतलब टेक्सटाइल से, शुगर, वो सर्जिकल आइटम से, सीमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से। और सर्विस में आ जाएगा हमारे पास। फिर हाईएस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट इन द फिजिकल ईयर 2022। तो अच्छा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट 3 सेक्टर पढ़े हम लोगों ने: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में कहा आ रहा है? इंडस्ट्री में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो हाईएस्ट सेक्टर सेक्टरल कंट्रीब्यूट इन द फिजिकल ईयर 2020। फिजिकल ईयर 2020 में कौन किसने किया था? मैन्युफैक्चरर ने किया था। मैन्युफैक्चरिंग कितना परसेंट? 37.37%। तो हाईएस्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा किसने किया था? मैन्युफैक्चरिंग ने किया था। तो मीन्स इंडस्ट्री ने किया था। इंडस्ट्रियल सबसे ज्यादा हाई हुआ था कितना? 37.37% जब फिजिकल ईयर 2020 के अंदर। और हाईएस्ट सेक्टरल कंट्रीब्यूट इन जीडीपी, ये टैक्स की बात हो रही है 37% मैन्युफैक्चरिंग में। अगर जीडीपी की बात करें तो किसने किया था? सर्विस सेक्टर ने किया था 61.68%। अगर टैक्स की तहत बात की जाए लास्ट ईयर, तो मैन्युफैक्चरिंग ने किया था 37%। और अगर सेक्टर अपना इन जीडीपी बात की जाए, इन जीडीपी, इन टैक्स और इन जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी के लिहाज से क्या है हमारे पास? 61.68% सर्विस सेक्टर ने किया हमारे पास, और मैन्युफैक्चरिंग ने किया था हमारे पास इन टर्म ऑफ टैक्स जनरेट। 2000 फिजिकल ईयर 2020 की बात कर रहा हूँ। अच्छा विजय, जुलाई से लेके दिसंबर 2021 इतना अमाउंट हम क्या करते हैं? गुजार चुके हैं। तो इससे पता चलेगा हमें कि एफ बी आर कलेक्टेड, ये एमसीक्यू में पॉइंट होगा टेस्ट। नीचे जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे उसमें भी होगा इंशाल्लाह। एफबीआर में भी अगर टेस्ट हम दे रहे होंगे एफपीएससी में, तो आ जाए तो क्या ही बात हो जाएगी। तो एफबीआर क्या करती है? कलेक्ट करती है, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा करती है। कितना? 65% या 1.9% क्या कहते हैं कलेक्शन करी है। कब से लेके? जुलाई 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक।
क्योंकि जनवरी में फरवरी में तो हम चल रहे हैं अभी। तो जुलाई से लेके मतलब लास्ट 6 महीने का जो इसने क्या डेटा दिया है, एफबीआई ने कलेक्शन कितनी करी है, हम लोग कलेक्शन कितनी करी है, 65% क्या करिए कलेक्शन करिए, और 35% क्या है हमारे पास अभी बाकी है, वो और 35% क्या करिए डायरेक्ट टैक्स से क्या करिए कलेक्शन किया है। तो अगर मैं छोटा सा करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं बोलूँ कि 1.9% जो है, 1.9 मिलियन जो है, ट्रिलियन जो है सॉरी, ये परसेंट है, 65% के बराबर है, हमें क्या चाहिए 100% चाहिए। तो टोटल आप कितना आपने अर्न किया है, आपने टोटल अर्निंग हुई है आपके पास 2.922 की, ठीक है। इसमें से 35% क्या है आपके पास, और 65% क्या आ रहा है हमारे पास यार। तो 35% निकालूंगा अगर मैं इसका, तो मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो ये सॉरी 0.35, ये आ गया कोई 1.02 पे। ये क्या हमारे पास समझो डायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन कितनी करी, 1.2 ट्रिलियन क्या करी है हमने, उन्होंने कलेक्शन करी है किससे, डायरेक्ट टैक्सेस से। वो इनडायरेक्ट से क्या कर रहे हैं, ज्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हैं। कलेक्शन ज्यादा से हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, 65%, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या करते हैं कलेक्शन करते हैं, 65% वहां से कलेक्ट करते हैं, 35% कहाँ से कलेक्ट करा है हम लोगों ने, डायरेक्ट टैक्सेस से। तो पीटीआई गवर्नमेंट ने क्या सोचा था कि डायरेक्ट टैक्सेस हम कितना अर्न करेंगे 45%, डायरेक्ट से कितना करेंगे 55%। उसके बाद फिर सेल्स टैक्स ऑन द डोमेस्टिक लेवल, सो सेल्स टैक्स ऑन डोमेस्टिक लेवल कलेक्शन इज से 37 397 बिलियन क्या करिए इसने कलेक्शन करिए डोमेस्टिक से 6 महीने के दरमियान। तो सेल्स टैक्स डोमेस्टिक लेवल पे कितनी कलेक्शन हुई है 397 बिलियन की, और सेल्स टैक्स ऑन इम्पोर्ट स्टेज पे कितना हुआ है 508 बिलियन की, 508 बिलियन का। फेडरल एक्साइज से कितना जनरेट किया आपने 146 बिलियन से, कस्टम ड्यूटी से कितना जनरेट किया आपने 476 से बिलियन से। तो यहाँ वहाँ थोड़ा डेटा खत्म होता है, अब हम आते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। थोड़े से एमसीक्यूज इंशाल्लाह भी कवर करते हैं ताकि हमारा चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए टॉपिक। तो क्या करते हैं, व्हाट इज द वे टू फाइनेंस द गवर्नमेंट बजट, बाय टैक्स पीपल, बाय प्रिंटिंग द न्यू मनी, बाय बोरिंग द बैंक, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटर वे क्या है, सबसे ज्यादा बेटर वे क्या है आपके पास, क्या आप क्या कर दो लोगों से टैक्सेस के तहत क्या करो पैसा वसूल करो। तो क्या इसका ए आंसर क्या है सबसे बेस्ट है, कि बेटर वे क्या है फाइनेंस करने का गवर्नमेंट को बजट को, टैक्सेस के ऊपर। गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है, नेशनल असेंबली, सेनेट, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो हमने भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का बजट कौन प्रिपेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है प्रिपेयर करती है। फिर फेडरल बजट इज प्रिपेयर्ड इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेनेट, नेशनल असेंबली, या एनओटी, नन ऑफ दीज। तो कौन क्या करती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट इस प्रेजेंट करती है सेनेट में, फेडरल बजट प्रोविंशियल असेंबली करती है, सेनेट करती है, नेशनल असेंबली करती है। मतलब ये चीज फेडरल बजट कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर, या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। तो क्या आता है हमारे पास नेशनल असेंबली के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर गवर्नमेंट कैन मीट इट एक्सपेंडिचर, किस तरीके से मीट कर सकती है अपने एक्सपेंडिचर, टैक्सिंग पीपल, बाय बोरिंग फंड्स, बाय प्रिंटिंग नोट्स, या ऑल ऑफ दीज। तो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस के तहत भी क्या कर सकता है, एक्सपेंडिचर मीट कर सकती है, नए नोट्स जमा करवा प्रिंट कर ले, या बोरो कर ले कहाँ से, किसी बैंक से, कमर्शियल बैंक से। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दीज। फिर उसके बाद है हु प्रेजेंट द फेडरल बजट इन पाकिस्तान, कौन अपना फेडरल बजट क्या करता है प्रेजेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री, या प्लानिंग कमीशन, या कमिश्नर। तो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। उसके बाद एम टी बी एफ ये 2 दफा पास पेपर में आ चुका है, एम टी बी एफ की फुल फॉर्म बताओ। तो वो क्या है, एम टी बी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म है। तो एम टी बी एफ स्टैंड फॉर मिनिमम टैक्स बजटरी फ्रेमवर्क।
उसके बाद नेट टैक्सेस आर, नेट टैक्सेस कौन से होते हैं? डोमेस्टिक टैक्सेस माइनस फॉरेन टैक्सेस, टोटल टैक्सेस माइनस टोटल परचेजेस, टोटल टैक्सेस माइनस टोटल ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, या बिजनेस टैक्सेस माइनस पर्सनल टैक्सेस। Net taxes are domestic minus foreign taxes, total tax minus government tax purchases, total taxes minus government transfer payments। तो इसका क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा इसका, कि नेट टैक्सेस आर द टोटल टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स। उसके बाद ग्रॉस रेवेन्यू रिसिट, ग्रॉस रेवेन्यू रिसिट आर द टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस टैक्स पेमेंट्स प्लस प्रोविजनल टैक्स शेयर, या नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस प्रोविजनल शेयर, या बोथ बी एंड सी। तो क्या होगा इसका? ग्रॉस रेवेन्यू रिसिट का पूछ रहा है खाली ये। इसमें क्या आना चाहिए हमारे पास? जितने भी टैक्सेस होंगे, फिर प्रोविजनल शेयर वगैरह मिला हुआ नहीं मिला हुआ, तो टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आ गया कि नेट रेवेन्यू रिसिट क्या होती है? मींस ग्रॉस रेवेन्यू रिसिट माइनस प्रोविजनल शेयर, माइनस शेयर, ठीक है, प्रोविजन प्रोविजन का शेयर, प्रोविंस का शेयर, और प्लस कर दो किसके अंदर? प्रोविंस का शेयर, या टैक्स रेवेन्यू माइनस नॉन टैक्स रेवेन्यू माइनस प्रोविजनल शेयर, एनओटी। तो नेट कौन सा होता है हमारे पास? तो हमने नेट पढ़ा था कि नेट रेवेन्यू कौन सी होती है? जो ग्रॉस रेवेन्यू रिसिट में से माइनस कर दे क्या चीज? प्रोविंस का शेयर। क्या मिल जाएगा आपको? फेडरल नेट रेवेन्यू रिसिट। अच्छा, फिर एक फॉर्म आ गया हमारे पास, पीएसडीपी। पीएसडीपी बोले तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पीएसडीपी स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग वगैरह। पाकिस्तान बजट हैज अ पार्ट, पाकिस्तान बजट हैज पार्ट करंट एंड डेवलपमेंट, सही है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, या बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा हमारे पास? करंट एंड डेवलपमेंट है बजट के अंदर, और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है, तो बोथ क्या होना चाहिए? बोथ होना चाहिए इसका। Pakistan budget has parts current and development, revenue and expenditure, or development and non-development, या both A and B above। तो यहाँ क्या था? बजट हमने भी पढ़ा था अभी। इसका आंसर मैं बाद में बताता हूँ। पाकिस्तान बजट हैज अ पार्ट्स करंट एंड डेवलपमेंट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी था, करंट डेवलपमेंट था। तो इसका राइट आंसर क्या रहा है आपके पास? करंट एंड डेवलपमेंट आ रहा है हमारे पास। बाकी इसको हम चेक कर लेंगे दोबारा से। फिर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट क्या वो इंक्रीज करेगी? बजट डेफिसिट, इनकम टैक्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग, या पेंशन्स। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? लोगों के पास पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे ना। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो क्या करेगी? पैसा कम कर दो उससे। तो क्या करो? इनकम टैक्स लगा दो इन पे। जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना ज्यादा क्या होगी इनकी इनकम, इनके बाद डिस्पोजल इनकम क्या होगी? कम होगी, तो कम खर्च करेंगे, एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी? कम होगी, और महंगाई भी क्या होगी? कम हो जाएगी। Which is the true amount about the amount of taxes collected in Pakistan? Direct are more than indirect, indirect are more than direct। तो हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट कितना परसेंट है हमारे पास अभी? 65%, और डायरेक्ट कितना था हमारे पास? 35%। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? ज्यादा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। फिर टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स,
करंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, करंट एंड प्रोविजनल एक्सपेंडिचर, कैपिटल स्ट्रक्चर बोथ या बी एंड सी। तो हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, दो टाइप के पढ़े हम लोगों ने, करंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो उसके बाद मैंने क्या फुल फॉर्म भी लिखी हुई है कि MTBPS के स्टैंड फॉर मीडियम टर्म बजट पॉलिसी स्टेटमेंट। मीडियम टर्म बजट पॉलिसी स्टेटमेंट बोले तो MTBPS से मीडियम टर्म बजट पॉलिसी स्टेटमेंट। फिर हमारे पास एक BSP बजट स्ट्रेटेजी पेपर, बजट स्ट्रेटेजी पेपर। DMV डेट मैनेजमेंट यूनिट। PFM पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। IAU इंटरनल ऑडिट यूनिट। IAU मतलब इंटरनल ऑडिट यूनिट। PFM बोले तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। DMU डेट मैनेजमेंट यूनिट। और बजट स्ट्रेटेजी पेपर। ये क्या स्पेशलाइज यूनिट है, ये तीन क्या है स्पेशलाइज यूनिट है किसके, फाइनेंस डिपार्टमेंट के। DMV डेट मैनेजमेंट यूनिट, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट यूनिट, ये क्या स्पेशलाइज यूनिट है। उसके बाद फिर टाइप ऑफ बजट्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। टाइप ऑफ बजट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। टाइप्स ऑफ बजट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। सरप्लस एंड डेफिसिट, सरप्लस एंड बैलेंस बजट, सरप्लस डेफिसिट बैलेंस बजट, या नॉन ऑफ दीज। तो बजट के कितने टाइप के, सरप्लस था, डेफिसिट था, बैलेंस बजट था। उसके बाद फिर एज द इकोनॉमिक ग्रो, जब इकोनॉमिक ग्रो कब करेगी, द गवर्नमेंट बजट पोजीशन शुड ऑटोमेटिकली improve, the government budget position should be worsen, this will have no effect on the government budget position, this will reduce the government tax revenue। गवर्नमेंट इकोनॉमी जो है ग्रो कब करेगी, द गवर्नमेंट बजट पोजीशन शुड ऑटोमेटिकली improve, द गवर्नमेंट बजट पोजीशन शुड वर्सन। गवर्नमेंट बजट जो है पोजीशन क्या होगी, बुरी हो, नो इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। क्या होगा इसका, तो गवर्नमेंट बजट पोजीशन शुड इम्प्रूव, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। उसके बाद 17 के टोटल सोर्सेस और द रेवेन्यू दैट गवर्नमेंट जनरेट आर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, या रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, एक्सटर्नल सोर्सेज, या डोमेस्टिक बोरिंग, डॉक्यूमेंट्री बोरिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो टोटल सोर्स और द रेवेन्यू दैट गवर्नमेंट जनरेट, तो कहाँ से करती है गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू से भी करती है जनरेट पैसा, यहाँ से भी आता है, कैपिटल रिसिट से भी आता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आता है कि लोन ले लिया किसी से, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेट कैपिटल रिसिट मींस, नेट कैपिटल रिसिट क्या होती है, ग्रॉस कैपिटल रिसिट माइनस प्रोविजनल शेयर, कैपिटल रिसिट माइनस डिस्टर्बेंस, और ग्रॉस रेवेन्यू रिसिट माइनस प्रोविजनल शेयर, या डी। तो 18 का ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, ओ सॉरी सी भी नहीं है, ना माइनस करना ना कुछ करना। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिट, नेट कैपिटल रिसिट इज इक्वल्स टू कैपिटल रिसिट माइनस डिसबर्समेंट। उसके बाद APCC स्टैंड फॉर एनुअल प्लान कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, एनुअल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। अच्छा, प्लान है, प्रोग्राम है, और यहाँ पे एनुअल प्लान है, कोऑपरेटिव कमेटी कमीशन। तो क्या होगा इसका, APCC एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी, एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी। APCC स्टैंड फॉर एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसके बाद फिर documents which is used to present the budget information in the parliament is called MTBPF रेड बुक, और MTBPF येलो बुक, ग्रीन बुक, या MTBPF वाइट बुक। तो इसका क्या पढ़ा था हम लोगों ने अभी, तो बताइए मेरे पास ये रहा MTBPF बोले तो मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क था हमारे पास MTBPF। तो मीडियम टर्म बजटरी फाइनेंस फ्रेमवर्क,
तो इसका कौन सा होना चाहिए हमारे पास? रेड बुक होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंट इन बजट इंफॉर्मेशन इन पार्लियामेंट। तो इस कॉल्ड द रेड बुक, ग्रीन बुक और येलो बुक, या डी वाइट बुक? आई थिंक ग्रीन बुक, बिल्कुल ग्रीन बुक। तो क्या हो जाएगा? MTBPF क्या हो जाएगा? ग्रीन बुक वाला हो जाएगा। तो मीडियम टर्म क्या था इसका? मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क। उसके बाद फिर सोर्स लिमिट आर फॉर्मली नेम्ड इन द MTBF, इंडिकेट बजट सीलिंग, इनिशियल बजट सीलिंग, इंटरमीडिएट बजट सीलिंग, IBC। तो क्या होगा इसका हमारे पास? सोर्स लिमिट आर फॉर्मली नेम्ड इन द MTBPF, तो इंडिकेटिव बजट सीलिंग, IBC। उसके बाद फिर हमारे पास है द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट फंड्स फ्रॉम टैक्सेस, फी एंड पब्लिक रेवेन्यू, इनकम एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, या ऑल ऑफ दीज। क्या होना चाहिए इसका? ऑल ऑफ दीज, ये हर जगह से पैसा कलेक्ट करते हैं। फिर एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। डिफेंस पे हमने क्या करा? हमने खर्चा किया था, हमने बात पढ़ी थी डेवलपमेंट। दो एक्सपेंडिचर थे हमारे पास, डेवलपमेंट था और एक करंट था। तो ये कौन सा आ जाएगा? हमें करंट में हमने बात पढ़ी थी कि सैलरीज डिफेंस वगैरह जो खर्चा हो तो कहाँ पे आ जाएगा? करंट एक्सपेंडिचर में। 23 का क्या हो जाएगा हमारे पास? ए हो जाएगा। उसके बाद 24 पे आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ करंट एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल ऑफ करंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है? फेडरल PSDP, प्रोविजनल PSDP, और PSDP क्या था? मैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सवाल क्या पड़ रहा है? करंट एक्सपेंडिचर में क्या चीज आ जाएगी? प्रोविजनल वाली फेडरल सैलरीज आ जाएंगी, या अब डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। सैलरी वाला अमाउंट आना चाहिए फेडरल की, अगर सैलरी दी जा रही है तो वो कहाँ आएगा? करंट एक्सपेंडिचर में। तो हमने सैलरीज पढ़ा था, हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो अलग था हमारे पास। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, PSDP। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाईवेज, ब्रिज, डैम्स। अब ये क्या कर रहा है? डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सा आएगा? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो 25 में क्या हो जाएगा हमारे पास? ए हो जाएगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कि आप जो क्या कर डेवलपमेंट कर रहे हो, न्यू या एग्जिस्टिंग में खर्चा कर रहे हो। उसके बाद चलो, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द टूल ऑफ ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। डेफिसिट फाइनेंसिंग किसका टूल था हमारे पास? ये हमने सब फिजिकल पॉलिसी में पढ़ा है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस बैंक बोरिंग, नॉन बैंकिंग बोरिंग, प्रिंट ऑफ न्यू मनी, या AOT, ऑल ऑफ दीज। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब बैंक से आपने बोरिंग ली हुई है, नॉन बैंकिंग बोरिंग है, मींस क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। What are the major object of fiscal policy? To achieve the desired level of price? नहीं. To desire the desired consumption level in the economy? To achieve desired level of employment in the economy? सही है, सही है और सही है। तो क्या होना चाहिए इसका? डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजायर लेवल ऑफ प्राइस होनी चाहिए, ठीक है, कि इन्फ्लेशन वगैरह को रोक सके, और डिजायर लेवल कंजम्पशन होनी चाहिए, और डिजायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। द गवर्नमेंट इंक्रीज द इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस, द प्राइवेट सेविंग डू नॉट सेविंग डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट क्या कर दे? इंक्रीज कर दे रेट। अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है? रेट क्या कर रही है? रेट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो उसके बाद बंदे का पैसा होगा तो वो क्या करेगा? सेव करेगा ना। तो क्या देगा? प्राइवेट सेविंग जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। टैक्स ज्यादा होंगे तो जो सेविंग होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है? एफर्ट करती है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट वाली बात हमने कहाँ पढ़ी थी? इंटरेस्ट रेट वाली बात पढ़ी थी हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। यहाँ ये बात लिखी हुई थी, हो गया है ये, कि मॉनेटरी पॉलिसी किसको डील करती है? सप्लाई ऑफ मनी को, इंटरेस्ट रेट्स को।
उसके बाद हमारे पास है कि फिस्कल डेफिसिट इज द गैप बिटवीन, फिस्कल डेफिसिट किसका गैप है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का, रिजर्व एंड बोरिंग्स का, या नॉन ऑफ दीज का। फिस्कल डेफिसिट कब होता है, फिस्कल डेफिसिट कब होता है, जब आपके पास क्या हो, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू क्या हो कम हो, तो कितना गैप होगा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का गैप है। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप कौन सा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बात को। तो ये इसको मैं ये कर रहा हूँ कि ये इससे बिलोंग करता है, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं इसको, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट इज मेजर, फिस्कल डेफिसिट इज मेजर इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट हम किसके तहत करते हैं, जीडीपी के परसेंटेज के तहत, कंट्रीज बोरिंग के तहत, या कंट्रीज रिजर्व के तहत, या नन ऑफ दीज। तो फिस्कल डेफिसिट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी के तहत। उसके बाद द फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज रिक्वायर्ड अंडर द पता नहीं। तो इसमें ये होगा, फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जो क्या होती है कि किस पे काम कर रही होती है, स्पेंडिंग्स पे एंड टैक्सेशन पे। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं, खत्म होती है। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर ये हम कर लेते हैं तो हमें इंशाल्लाह ताला 10 नंबर के एमसीक्यूज तो आएंगे इसमें से। अच्छा, इसके आंसर्स में ऊपर लिखे हुए हैं, ये रहे। फिर नीचे हमने एमसीक्यूज के उनके आंसर ये रहे, तो आप लोग देख लेना, कोई गलत तो नहीं किया हमने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोस जो है अब हम किस पे करेंगे, फंक्शन ऑफ एफबीआर पे या टैक्स रिफॉर्म पे, ये बता दूं। और इंग्लिश वाला हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह कल से। अल्लाह हाफिज़।